हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये जो मैंने स्टार्ट कर दी है सीरीज जिसमें मैं बजट 2022-23 का जो बजट है उसका डिटेल्ड एनालिसिस कर रहा हूँ। लास्ट वाले सेशन में हमने पीएम गति शक्ति जो है उसके बारे में डिस्कस किया था। बेसिकली ये जो हमारा ये वाला इस साल का बजट है, ये इसके बेसिकली चार पिलर है। एक है पीएम गति शक्ति, उसके बाद है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फिर है प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंसिंग ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट। इन चार पिलर्स को अगर हम समझेंगे तो हमें बजट पूरा समझ आएगा। लास्ट में हमने पीएम गति शक्ति देखा था जिसमें फोकस था कि ये जो अमृतकाल गवर्नमेंट ने बोला है 25 साल का विजन लेके, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करेंगे। उसमें हमने देखा रोड्स में वो कितने हज़ार किलोमीटर के रोड्स लाएंगे, रेलवेज में किस तरह से वो डेवलपमेंट करने वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, लॉजिस्टिकल पार्क्स, ये सब कुछ हमने लास्ट वाले सेशन में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ बजट का जो मेरा पहला वीडियो है इसी प्ले लिस्ट में, जिसमें मैंने पीएम गति शक्ति पे फोकस कर दिया, ओवरऑल बजट में गवर्नमेंट के पास पैसे कैसे आता है, फिर कहाँ पे पहले गवर्नमेंट क्या करती है ना। देखो नॉर्मली हम जब अपने घरों में बजट बनाते हैं हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमारी इनकम कितनी है, उसके लिए खर्चा कैसे कैसे करेंगे। बट सरकार उल्टा करती है, सरकार देखती है हमें कहाँ कहाँ पे खर्चा करना है एज पर द डिमांड्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। उसके बाद फिर बोलते हैं इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, जो शॉर्टफॉल पड़ता है वो फिर बैंक वो सरकार लोन लेती है। वो मैंने लास्ट सेशन में आपको दिखाया था, प्लीज़ उसको देख लेना। आज हम फोकस करेंगे कि जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाला पिलर है, ये जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, इसके लिए वो क्या करेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम सीखेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल जितने भी अंदर के तबके हैं, ये तो ठीक है हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बना दिया, बट हमारे यहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ से होती है, एग्रीकल्चर से। तो देखेंगे एग्रीकल्चर में क्या लाया, एग्रीकल्चर के क्या है, एजुकेशन के लिए क्या है, स्मॉल बिजनेसेस जो है एमएसएमईज उनके लिए क्या है। तो ये सारा चीज हमारा आएगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्योंकि रोड्स अगर बना दिए और इनके लिए कुछ नहीं होगा, जो जिन लोगों को फिर आके काम करना है, तो फायदा नहीं होगा बजट का। तो हम सरकार बोलते हैं हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करेंगे। और अब आएंगे कि जो यहाँ पे लोग रहते हैं, चाहे एमएसएमई सेक्टर वाले आ जाएंगे, एग्रीकल्चर आ जाएगा, एजुकेशन आ गया, ताकि हमारे लोग उतने स्किल्ड हो जाएगा ना कि वो इनका फायदा ले सके और ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ जाए। रोड आपने सब बना दिया, बट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में उतना पैसा ही नहीं है, उनको तरीका नहीं आता है, उतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो गई, तो फिर आपका जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वो है ख्वाब है, वो तो पूरा नहीं हो पाएगा 2025 विजन। तो उसलिए क्या है, उन सेक्टर्स को भी हमें डेवलप करना है। चलो देखते हैं उसके लिए क्या रखा है सरकार ने। पहले मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम समरी पे आ जाएंगे मेरे दोस्तों। और ये प्लीज ये वीडियोस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इन्होंने फोकस किया एग्रीकल्चर पे। आपको याद है एग्रीकल्चर में अभी बहुत बड़ा इशू चल रहा था, किसानों का मतलब किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा था एक साल से ज़्यादा, एमएसपी को लेके। सरकार क्या बोल रही थी कि हम एमएसपी हटा देंगे, मिनिमम सेलिंग प्राइस हटा देंगे। लास्ट ईयर वो 3 लॉ लाए थे, बट किसानों ने बोला यह हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, हमें एटलीस्ट एमएसपी रहना चाहिए, हमें एमएसपी रहना चाहिए। उसके वो अलग एक पूरी कहानी क्या चीज़ है, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो अब देखो सरकार ने क्या बोला इस वाले बजट में, वो लॉ को तो वापस ले लिया। बोला इस साल वीट की और पेडी की जो हम एक्सपेक्टेड है कि हम कितना कितना कैपेसिटी रहेगा, दैट इज 1208 लाख मैट्रिक टन का प्रोडक्शन एस्टिमेटेड है। इस साल हो जाएगा। कहाँ मतलब प्रोडक्शन नहीं, प्रोक्योरमेंट, सरकार खरीदेगी पैडी और वीट। ठीक है, चावल और गेहूं सरकार खरीदेगी किनसे, किसानों से। तो कितने किसान बेनिफिट हो जाएंगे इसे, 163 लाख फार्मर्स से एक्सपेक्टेड है सरकार प्रोक्योरमेंट करेगी। किस पे करेगी, एमएसपी वैल्यू में, और डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी ताकि बीच में कोई दलाल ना आ जाए। कितना, 2.37 लाख करोड़। तो बेसिकली ये फार्मर्स के लिए एक खुशखबरी उन्हें दे दी कि हम आपसे, आपको जो कंटेंशन था कि एमएसपी खत्म हो रहा है, नहीं, एमएसपी है और हम एमएसपी में आपसे खरीदेंगे। वीट इतना खरीदेंगे, पेडी इतना खरीदेंगे, टोटल इतना का खरीदेंगे। 163 लाख फार्मर्स है, दैट इज 1.63 करोड़ फार्मर्स से, एंड एक्सपेक्टेड जो हम उनको पैसा देंगे दैट इज 2.37 लाख करोड़। तो इन फिगर्स को आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये समरी में भी आ जाएगा, बट ये है एग्रीकल्चर में एक चीज। तो सरकार ने कहता है हम लोगों से एमएसपी पे खरीदेंगे, आप प्रोडक्शन पे फोकस करो। एक और चीज, ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। दूसरी चीज, अब आपको पता है हमारा एक और एक्शन प्लान है क्लाइमेट को मद्देनजर रखते हुए कि क्लाइमेट में बहुत पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला है, हम किस चीज को प्रमोट करेंगे। सरकार का फोकस रहेगा केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। आपको पता है किसान जब फार्मिंग करता है तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स लगते हैं, है ना। वो फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं जो कि फिर जाके जब बारिश आती है इरोड होके फिर जाके समंदर में आ जाते हैं तो हार्मफुल हो जाता है, या जब फिर
वाटर इवापोरेशन होता है उसमें भी होता है, फिर हमने सुना है एसिड रेन, ये सारी चीज़ें होती है। तो केमिकल्स क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है, और केमिकल के साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी हार्मफुल होते हैं। यू नो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी बहुत चल रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इतना कंसेप्ट चल रहा है, अभी मेरा भी कभी मन करता है कि अगर मेरे पास बहुत सारी ज़मीन होती तो मैं यहाँ से जॉब वॉब छोड़ के गाँव चला जाता और ऑर्गेनिक फार्मिंग करता, क्योंकि आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत स्कोप है। लोग अब बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए, स्पेशली जो ये पैंडेमिक ने हमने दिखा दिया है कि इम्यूनिटी होना, न्यूट्रिशन अच्छे लेना कितना इंपॉर्टेंट है। तो सरकार भी उसी को फरोग देने के लिए हमने बोल रही है कि हम क्या करेंगे, केमिकल फ्री मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जिसमें जो मैन्योर्स होंगे वो पेस्टिसाइड्स और केमिकल से नहीं बनेंगे, बल्कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे काउडंग से हम देखते हैं किस तरह से फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने स्टार्ट कहां से किया, 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर अलॉन्ग विद रिवर गंगा एट फर्स्ट स्टेज। जो रिवर गंगा जो ऐसे जाता है यूपी के थ्रू, फिर जाके वेस्ट बंगाल में मिलता है, अगर मैं इंडिया का वो मैप बनाऊंगा तो इस रिवर गंगा के 5 किलोमीटर कॉरिडोर के अंदर अंदर में 5 किलोमीटर यहाँ, 5 किलोमीटर यहाँ, जो ये लोग रहते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा सिविलाइजेशन जब आ गई तो पानी के अराउंड ही आ गए। तो पानी के अराउंड में जो लैंड होती है बड़ी फर्टिलाइज्ड होती है, फर्टाइल होती है। तो यहाँ पे सरकार इन किसानों को फोकस करेगी। अब आप बोलोगे सर इन किसानों को क्यों फोकस करेगी, देखो यहाँ पे अगर ये केमिकल्स यूज करेंगे, वो केमिकल्स कहीं ना कहीं रिवर गंगा में जाएंगे तो गंगा मैली हो जाएगी। तो इनका फोकस है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सारे फार्मर्स तो मेनली इसी बेल्ट में है, और इन्हीं को अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जरूरत है तो दोनों चीजें हो जाएंगी। फार्मर्स को डायरेक्टली सपोर्ट भी मिल जाएगा क्योंकि यहाँ ही ज्यादा फार्मर्स है, और ये चीज है कि गंगा भी पोल्यूट नहीं हो जाएगी। तो केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग के बारे में अगर बोला जाएगा तो रिवर गंगा के अराउंड में 5 किलोमीटर कॉरिडोर के अराउंड में अगर ये बोला जाएगा ऐसा कोई एमसीक्यू, तो आंसर है रिवर गंगा के अराउंड में 5 किलोमीटर कॉरिडोर के में जितने भी फार्मर्स आएंगे वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे जाके पैन इंडिया ले जाएंगे, ठीक है ना। और ये चीज है जो एग्जाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 2023 हैज बीन अनाउंस्ड एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, बाजरा जिसे बोलते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर करते ना इस ईयर के, ये ऐसा हर कोई करता है, कंपनीज भी करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी कंपनी में लास्ट ईयर था ईयर ऑफ डिजिटलाइजेशन, तो हमारा फोकस डिजिटलाइजेशन पे था, ठीक है ना। इसी तरह से इंडिया ने बोला कि हम क्या करेंगे, मतलब 2023 क्या मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम भी इस साल क्या करेंगे, जो हमारे किसान हैं उनको पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब मिलेट जब उन्होंने उसका वो काटा उन्होंने हार्वेस्टिंग की, उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन कैसे हो जाएगी कि वो मिलेट आटे वाटे में मिलाते क्या है, आई डोंट नो एग्जैक्टली दैट, उसको कैसे यूज करेंगे। उसकी डोमेस्टिक कंजम्पशन को हम बढ़ाने के लिए सपोर्ट देगी सरकार। और ब्रांडिंग ऑफ मिलेट प्रोडक्ट्स नेशनली और इंटरनेशनली, मिलेट प्रोडक्ट्स जो भी बनते होंगे उनको नेशनली और इंटरनेशनली ब्रांडिंग में सरकार हेल्प करेगी, ताकि मिलेट का प्रोडक्शन बढ़ जाए और पोस्ट हार्वेस्ट जो उसकी वैल्यू आजकल किसान को अच्छी नहीं मिलती है उसमें उनको हेल्प मिल जाए। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट पे कौन सा साल है तो 2023 आंसर, या 2023 किसका मतलब इन फसलों में किसका मनाया जाता है, सो द आंसर इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम्स में। उसके बाद आपको मेरे दोस्तों पता होगा, अगर रिसेंटली आपने देखा होगा, हम में से हर कोई घर में तेल इस्तेमाल करता है और आपने देखा है एग्जैचुरेटेड प्राइसेस हो गए, बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो है इन्फ्लेट हो गए। किसके, ऑयल के, एडिबल ऑयल हो, कितना सारा एडिबल ऑयल जो है कितना महंगा हो गया। कश्मीर में हम पी मार्क ये सब यूज़ करते हैं, जो 1500 का टीन आता था वो जाके 3000 भी टच हो गया था, डबल इन्फ्लेशन हो गया था। मैं यहाँ पे लाता था, मुझे एक्जैक्टली वो याद नहीं है, वो मैं एक साल 1.5 साल पहले 650 का लाता था, अब वही इस साल मैंने 1100-1200 में भी वो 5 लीटर वाला लाया। इतना महंगा हो गया। क्यों हो गया महंगा, अगर आपको याद होगा, पहले गाँव में हर जगह में ऑयल सीड्स लगाए जाते थे, मस्टर्ड ऑयल सीड्स लगाए जाते ना, जिसको हम कश्मीरी बोलते हैं तिल गोगुल। तो कितना वो इसका ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता था, बट आहिस्ता आहिस्ता क्या किया लोगों ने, उसको खत्म करके बाग बना दिए, और वही चीज पेन इंडिया भी यही चीज हो गया। तो ऑयल सीड्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन जब कम हो गया, अब तेल तो कंज्यूम कर रहे हो, पहले डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे थे ऑयल सीड्स जिससे फिर ऑयल बनाते थे, और उसके बाद फिर अब आपने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, एंड देन व्हाट हैपेंड, आप इंपोर्ट करोगे तो महंगा पड़ ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो अब उसके लिए उस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए वो क्या करेंगे, ये एक रैशनलाइज्ड एंड कंप्रिहेंसिव स्कीम लाएंगे टू इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीरीज विल बी इंप्लीमेंटेड। अब आप बोलोगे एग्जांपल क्या है, मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड जो है, ही इज इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, तो उसने मुझे इसके बारे में पहले बात हो रही थी, तो वो इस साल में शायद स्टार्ट किया है बडगाम में, शायद बडगाम डिस्ट्रिक्ट को ऑयल सीरीज के लिए उन्होंने नॉमिनेट किया, आई डोंट नो एक्जैक्टली क्या है, बट उन्होंने ना मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या करेगा, गांव लेवल पे जितने भी इनके हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट्स और एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट्स रहते हैं,
व्हाट दे विल डू, वो किसानों को मोटिवेट करेंगे कि आप अपने जो मतलब खेत है इसमें मस्टर्ड ऑयल, मतलब ये मस्टर्ड की जो सीड्स है वो लगा लो, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, सब्सिडीज देंगे, अच्छा सा वो देंगे, सीड देंगे, जिससे आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ताकि हमें बाहर से इंपोर्ट ना करें, हमारी डोमेस्टिकली प्रोडक्शन बढ़ जाए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाए, इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो हमारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि एडिबल ऑयल बहुत महंगे हो गए हैं। आई होप आपको इसका रैशनलाइजेशन समझ आ गया। और ये रैशनलाइजेशन कंप्रेहेंसिव स्कीम कैसे लाएंगे मेरे दोस्तों, जो इनके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रहते हैं गाँव में, वहाँ पे वो स्कीम चलाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि आप ऑयल सीड्स को बनाओ, उनको अच्छा अच्छा बीज दिया जाएगा, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, लोगों को भी लगेगा हमारा फायदा है, और सरकार भी उनको बोलेगी हम आपसे इतने में खरीदेंगे। ओवरऑल कोशिश है कि हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स की कम हो जाए, क्योंकि इंपोर्ट करने से ना दो नुकसान होते हैं, चीज़ तो महंगी पड़ेगी, अगर आपको यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो दूसरा वाला चीज़ मतलब डिमांड एंड सप्लाई है, इकोनॉमिक्स का फंडा है। और दूसरा चीज़ क्या है ना कि आपके फॉरेन रिजर्व जाते हैं, और आपके फॉरेन रिजर्व जाते हैं तो उसमें भी आपका इंपैक्ट पड़ जाता है, आपकी करेंसी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि क्योंकि हमारा फोकस जो रहेगा, जो पूरा मैंने ऊपर पढ़ा दिया था, 3 क्रिटिकल एक्टिविटी जो है उनमें जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट हो जाएगी। तो वो चाहता है कि हमारे किसान जो अभी डोमेस्टिक मतलब ट्रेडिशनल वे में किसान चलते आ रहे हैं, फार्मिंग चलती आ रही है, उसको हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, एंड वी विल बी ब्रिंगिंग अप द कंसेप्ट ऑफ द स्टार्टअप्स एंड द टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मैं एग्जांपल बोलता हूँ, मुझे मतलब मैं आई एम आल्सो फ्रॉम ए विलेज, हालांकि मैंने ये खेती बाड़ी नहीं की है, बट मुझे क्या सबसे गंदा लगता था वो जमीन जब खोदना होता था तो वो उसको बेल जो होता है, बेलचा हम बोलते हैं उसको, वो लेके जाना था और जमीन को खोदना होता था, वो मुझे बहुत गंदा लगता था, कमर दुख जाती थी। अभी हमारे वहां वही ट्रेडिशनल वे था। अब उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे लाया, वो टिलर लाए, हैंडमेड टिलर लाए, तो कितना पहले कमर दुखती थी, बुरी हालत होती थी। और मैं रहता था ऐसे गाँव में जिसके पगडंडियाँ बहुत है, ऊपर नीचे खाइयाँ हैं, बहुत दिक्कत होती थी। अब वहां पे टेक्नोलॉजी जब लाई, वो चीज़ लाई, तो कितना आसान हो गया। कल को कोई और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लाई, क्या उससे भी आसान हो जाएगा। यू नीड टू थिंक इन ए इनोवेटिव मैनर। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो जॉब्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो सरकार अभी मैं दिखाऊंगा आगे, वो हिंट दे रही है कि आप जॉब्स पे डिपेंडेंट मत रहो। आप देखो आप अपने इर्द गिर्द में किस तरीके से क्या कर सकते हो, मतलब चीज़ें आसान कर सकते हो, और टेक्नोलॉजी का किस तरह फायदा ले। तो सरकार भी बोल रही है हम टेक्नोलॉजी का फायदा फार्मर्स को लाएंगे, और कोशिश करेंगे जो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मैनुअली होती है, किसान लोग थक जाते हैं, इनको हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, टेक्नोलॉजी ड्रिवन फार्मिंग हो जाएगी। अब आप बोलोगे यार किसान कैसे खरीदा ये सारी चीज़ें, उसके लिए भी मैं रीजंस बता दूंगा क्या चीज़ होगा, और आप लोगों के लिए भी, आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड होगा, इनोवेटिव थिंकर होगा, वो इसका फायदा ले सकता है मेरे दोस्तों। फॉर डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज टू फार्मर्स विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर रिसर्च एंड एक्सटेंशन in institutions along with the private agri-tech players and stakeholders for agri-value chain scheme in PPP mode will be launched. PPP mode मैंने आपको पर्सनली बोला था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब नाउ सरकार विल बी एनकरेजिंग ऑल द पीपल, प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स को भी, कि आप एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ले लो, आप कुछ बना लो। मैं एग्जांपल देता हूँ, नीचे जैसे देखो यूज ऑफ किसान ड्रोन्स की आ रही है, किसान ड्रोन्स का एक कंसेप्ट दिया है इन्होंने। ड्रोन आपने देखे होगा, अभी शादी ब्याह में बहुत ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है पहले, ताकि आप शूटिंग वूटिंग जो म्यूजिक मतलब वीडियोस बनाते हैं वो आप देखो ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। तो सरकार बोलती है हम किसान ड्रोन इस्तेमाल करेंगे। अगर कभी कभी क्या होगा, किसान ड्रोन से आप क्या कर सकते हो, पानी भी छिड़क सकते हो, पेस्टिसाइड्स भी छिड़क सकते हो, आपको खुद से उसमें बीच में जाने की जरूरत नहीं है। आप ड्रोन में ऐसे ऐसे ड्रोन भी अब आते हैं जिससे आप पानी भी छिड़क सकते हो, जिनमें आप पानी तो छोड़ो, चलो आप हम मानसून आ जाता है तो उस पर डिपेंडेंसी रहती है, आप पेस्टिसाइड्स उसके थ्रू यूज़ कर सकते हो। और सरकार बोलती है कि हम किसान ड्रोन्स को प्रमोट करेंगे इस साल, ताकि क्या हो जाएगा, किसान अपना क्रॉप असेसमेंट करे। अब वो पूरे खेत में तो नहीं जा सकता है, अगर वो ड्रोन चलाएगा, ड्रोन सारा रिकॉर्ड करेगा, तो वो देखेगा फसल कहीं खराब तो नहीं हो, कुछ हुआ तो नहीं है, या डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड कैसे हो जाएगा, ड्रोन के थ्रू आगे पता चल जाएगा। और स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो उसको खेत में देनी है, उसको खुद से नहीं जाना पड़ेगा, वो टाइम सेव कर सकता है ड्रोन के लिए। अब देखो यहाँ पे ये तो किसानों के लिए बोला जाएगा। अब बोलोगे यार एक किसान जो गरीब है वो ड्रोन कैसे खरीदा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आती है मेरे दोस्तों स्टार्टअप्स की। देयर इज अ कंसेप्ट जो इन्हें आगे दिया है, दैट इज डास, DAAS, ड्रोन एज अ सर्विस। यू नीड नॉट, किसान नीड नॉट टू ओन द ड्रोन ना, आप लोग ड्रोन्स की सर्विसेज दे दो। जैसे पंजाब में कोई लड़का है, वो बोलेगा कि आई विल बिकम इनोवेटिव, मैं स्टार्ट करता हूँ ड्रोन्स का, तो मैं किसान को रेंट पे दूंगा, और किसान अपना एनालिसिस करेगा, भाई मैं अगर मजदूर लाऊंगा और ये सारा काम करूंगा, इतना खर्चा हो जाएगा मुझे, और ड्रोन मुझे उससे कम खर्चा लेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन जब होगा, मैनुअल से जब आप ऑटोमेटिक पे जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। किसान नहीं खरीद सकता है, आपका वहां पे रोल आ सकता है। आप आके
वो स्टार्ट करो, और उसमें आप क्या कर सकते हो, आप ड्रोन एज अ सर्विस दे सकते हो। तो हिंट दे रही है सरकार, आप उसमें आ जाओ। हो सकता है फिर सरकार क्या बोलेगी, जो ऐसी चीजें लाएगी सरकार उनको सब्सिडी देगी, ठीक है ना। तो विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, एंटरप्रेन्योर के लिए भी, किसान के लिए भी, सरकार के लिए भी। सरकार के लिए कैसे भाई, बेरोजगारियां मतलब कम हो जाएंगे, ठीक है ना। अब स्टेट्स विल बी एनकरेजेड टू रिवाइज द सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। स्टेट्स में जो अभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का सिलेबस जो है उसको रिवाइज किया जाएगा, ताकि द फोकस नाउ विल बी ऑर्गेनिक फार्मिंग और मॉडर्न डे एग्रीकल्चर, वैल्यू एडिशन, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जो ट्रेडिशनल वे से एग्रीकल्चर मतलब पढ़ाई की जाती है उसको चेंज करके वहाँ के बच्चों को जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीएससी एग्रीकल्चर, ऑनेस्टली मुझे भी एक शौक सा हो गया है कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर या ऐसे कोई चीज़ करूँ। आई एम नॉट एज स्टूडेंट ऑफ साइंस बैकग्राउंड, बट नाउ द सरकार इज गेटिंग द व्हाट वी से फीलिंग कि नहीं भाई हमें अब एग्रीकल्चर के लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा काम, हमें अपना सिलेबस चेंज करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ एग्रीकल्चर में क्यों, आपको नॉर्मल एजुकेशन जो है हम एग्रीकल्चर में एक ऐसे स्टेज पे पहुंचे रहे, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो भी लाऊंगा, शॉर्टकट में यहाँ पे बताऊंगा। एग्रीकल्चर हमारा जो अभी तक चल रहा था ये था कि ब्रॉड बेस्ड नॉलेज मिले, और प्रॉब्लम क्या आ रही है फिर आजकल जो हमारी पढ़ाई बनी है, एट द एंड द गोल इज कि हमें नौकरियां चाहिए, कमर्शियलिज्म इतना हो गया। प्रॉब्लम क्या है, हमें एजुकेशन कुछ पढ़ाई जा रही है और जॉब के लिए हमें कुछ और पढ़ना पड़ता है, तो या जिंदगी गुजारने के लिए हमें कुछ और करना है। मैं कैसे पैसे कमाऊं, मैं कैसे मेरी जॉब कैसे मिलेगी, मैं कैसे घर खरीदूं, ये सारी चीजें ये पढ़ाई ही नहीं जाती है, फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाई नहीं जाती है। तो वहां पे भी सिलेबस चेंज करने की जरूरत है। बट अभी क्योंकि एग्रीकल्चर में बात आ गई, तो एग्रीकल्चर में इन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बोला जाएगा कि आप सिलेबस चेंज करो, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो एग्रीकल्चर है वो बच्चों को सिखाई जाए, और फिर इस पर पैसा भी लगेगा। तो क्या होगा, स्टार्टअप्स जो है, स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो स्टार्टअप्स को सरकार सब्सिडीज जो भी देगा, फंडिंग देगी, तो आप यहाँ पे पिच इन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला, आप ड्रोन्स की सर्विस दे सकते हो और आप वहाँ से पैसा कमा सकते हो, या ड्रोन को मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है ना। अब एक कैन बटवा प्रोजेक्ट एंड अदर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। आप बोलोगे अब ये जो कैन बटवा प्रोजेक्ट है ये क्या है और इसका एग्रीकल्चर के साथ लेना देना क्या है। तो इसके लिए मैं पहले आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा कि ये कैन बटवा एग्जैक्टली है क्या। तो मेरे दोस्तों ये देखो, ये यमुना रिवर है, ये जो ब्लू ब्लू है ये यमुना रिवर है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है। अब इसकी दो ट्रिब्यूटरीज है, एक है बेटवा रिवर, दोनों यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ये देखो ये बेटवा रिवर है जो ऐसे ऐसे जाता है, और यहां पे देखो कैनवा रिवर ऐसे ऐसे जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो एरिया है यहां पे क्या है, इरिगेशन के लिए नहीं है, इधर नजदीक नजदीक में तो इसका है। तो यहां पे जो एरिया है यहां पे वो क्या कर रहे हैं, कैन रिवर और बटवा रिवर को मिला रहे हैं, तो बीच में एक कैनाल बना रहे हैं, एक कैनाल बना रहे हैं बीच में, जैसे आपने सुना था स्यूज कैनाल है, ठीक है ना। इस तरह से यहां पे ये क्या बना रहे हैं, कैन और बटवा रिवर के बीच में, जहां पे कैन रिवर से और बटवा रिवर से पानी आएगा, और इसके आसपास के लोगों के लिए इरिगेशन, पीने का पानी और ये सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना, जो वही बात है, एग्रीकल्चर जो है पानी के अराउंड में ही हो जाती है। तो यहां पे क्योंकि एक वैक्यूम सा क्रिएट है, रिवर यहां से जा रहे हैं, तो यहां पे सरकार मैन्युअली अब बना रही है कैन बेटवा रिवर, ठीक है ना, इसका लिंक बना रही है। तो ये प्रोजेक्ट जो है कैन बेटवा रिवर, आपको आइडिया होना चाहिए क्या है। अब देखते हैं इसके लिए क्या रखा है सरकार ने। अब देखो क्या बोल रही है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कैन एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 44,000 विल बी टेकन अप। तो इतना खर्चा लगेगा इस प्रोजेक्ट पे। अब देखो हम सरकार को पूरे खर्चा कर रही है ना यहाँ पे खर्चा। दिस इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग इरिगेशन बेनिफिट टू 9.08 लाख हेक्टेयर ऑफ फार्म लैंड। तो इससे क्या होगा, 9.08 हेक्टेयर लैंड फार्म लैंड पे का इरिगेशन हो जाएगा, तो मींस प्रोडक्शन हो जाएगी। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू 62 लाख, उसके बाद फिर वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स और सब कुछ लगा के 62 लाख लोगों को पानी मिलेगा। 103 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा, तो कुछ डैम्स बीच में लाए जाएंगे तो आप उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करोगे, है ना। और 27 मेगावाट ऑफ सोलर पावर, ये कैसे होगा वो देखना पड़ेगा। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसपे सरकार इतना खर्चा कर रही है, ठीक है ना। एलोकेशन ऑफ रुपीज 4300 करोड़ इन रिवाइज एस्टिमेट बजट ऑफ 21-22 एंड 1400 हैव बीन मेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो अभी तक इतना एलोकेशन इन्होंने कर दिया, हो सकता है कि मतलब ये 2-3 साल में नहीं आएगा, इसको टाइम लगेगा। अभी फिलहाल के लिए 21-22 में इन्हें 4300 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए दिया, और 22-23 में इसके लिए 1400 करोड़। बट आई होप आपको कैन बेटवा रिवर प्रोजेक्ट क्या है वो समझ आ गया।
उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल हो गया, इसके साथ साथ ही डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स क्या होते हैं, जब भी हम किसी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को लाते हैं हम पहले उसके पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, विल इट बी फिजिबल, मतलब इतना खर्चने के बाद हमारा रिजल्ट एंड रिजल्ट ठीक आएगा नहीं आएगा, विल दैट बी, अगर पता चला कि इसकी कॉस्ट इतनी है रादर देन द फायदे, देन देयर इज नो बेनिफिट इन इंप्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट, तो उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाती है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, अप्रेजल रिपोर्ट्स भी इसको बोलते हैं, ऑफ फायर रिवर लिंक्स। अगर इसके बाद हम फायर रिवर लिंक्स पे और करेंगे काम, एक है दमनगंगा, पिंजाल, परतपी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा, पैनर, पैनर और हैव बीन फाइनलाइज, डीपीआरएस बना के गई है। और जब स्टेट्स के, क्योंकि इसमें क्या है स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको वो दिखा दिया ना कैन बटवा, उसमें 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, व्हाट वाज रिसेंटली टोल्ड बाय लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उसने यही चीजें बोली, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो कंट्री में जब आप चलाते हो तो ये दिक्कतें भी आ जाती है कि आपको दोनों स्टेट्स को परसिवेट करना होता है। कश्मीर में भी अभी मैं देखा था, एक डैम था वहां पे, तो वो पंजाब में भी आता था और जम्मू कश्मीर में भी आता, तो और हिमाचल में भी आता, तो लड़ाया होती थी, बहुत मुश्किल होता था तीनों स्टेट्स को कन्विंस करना कि हम यहाँ पे कुछ लाएंगे, क्योंकि अगर वहां पे कोई बंदा बोलेगा कि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूंगा तो उसको तीनों स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो सरकार बोलती है हमने डीपीआर तो बना दिया है, तो जब जितने भी ये बेनिफिशियरी स्टेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वहां उनके साथ जब कंसेंसस मिल जाएगा तो फिर हम अपना सेंटर अपना सपोर्ट देगी। कागजी बातें कितनी है, रियलिटी कितनी है, वो अल्लाह जाने और ये जाने, बट द पॉइंट इज विच आई ट्राई टू make you understand was this। एक मिनट, आज तो वीडियो नहीं आ रहा है, एक मिनट, हाँ मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैन बटवा रिवर प्रोजेक्ट एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 44,605 करोड़, जिसके क्या हो जाएगा, दिस इज एमिटेड प्रोवाइडिंग इरिगेशन बेनिफिट टू 9.08 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फार्मर लैंड्स, ड्रिंकिंग वाटर 62 लाख लोगों को, 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड 27 मेगावाट ऑफ सोलर पावर, और उसके लिए अभी तक 4300 इस साल में और 1400 करोड़ नेक्स्ट ईयर, 1400 करोड़ नेक्स्ट ईयर में, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है, ठीक है। तो एक चीज हुआ एग्रीकल्चर को लेके, देखो किस तरह से सरकार बोल रही है हम खर्चा करें। दूसरा आएगा फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या करेगी, फॉर फार्मर्स टू अडॉप्ट suitable varieties of fruits and vegetables and to use appropriate production and harvesting techniques, our government will provide a comprehensive package with coordination of स्टेट गवर्नमेंट्स। अब ये कंप्रेहेंसिव पैकेज अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा हाउ इट विल बी टेकिंग प्लेस, मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं, स्टेट्स में बहुत सारी स्कीम्स लाते हैं, जैसे बी कीपिंग की स्कीम्स लाएंगे कि आप हनी की प्रोडक्शन करो तो इसकी प्रोसेसिंग करो, हम आपको इतना फंडिंग देंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, 90% सब्सिडीज, किसी किसी में 100% सब्सिडीज। मेरा वो फ्रेंड जो है मैं उसके साथ बात करता रहता हूँ, तो इस चीज़ के बारे में मुझे थोड़ा तभी आइडिया है। तो वो तरह की स्कीमें सरकार लाते हैं। इंशाल्लाह मैं चैनल पे उस पर भी वीडियोज़ लाऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपना रोजगार कमा सकते हो वहाँ से भी। उसके बाद एमएसएमई जो है, इसका एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये टर्नओवर के बेस पे होता है कि अगर इतना टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स। अब मेरे अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता होगा टर्नओवर का मतलब होता है सेल। तो एक कट ऑफ दिया जाएगा कि माइक्रो के लिए क्या टर्नओवर का कट ऑफ है, स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए। तो फिर ये कंपनी मतलब जो एंटरप्राइज है, चाहे कंपनीज है, इंडिविजुअल्स है, पार्टनरशिप फर्म्स है, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है, और उनको वो सर्टिफिकेट मिलता है। और एमएसएमईज को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे मैं एक सरकारी कंपनी में जॉब करता हूं, तो हमें ये बोला जाता है अगर एमएसएमई कंपनी है तो आपको इनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं। देयर इज अ पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, पीपीपी पॉलिसी 2012। इसमें हमें बोला जाता है कि अगर आपकी कंपनी, जब हम टेंडर फ्लोट करते हैं, अगर हमारा एमएसएमई बिडर आया, तो अगर वो एमएसई बिडर है, मीडियम नहीं माइक्रो एंड स्मॉल बिडर है, तो अगर उसका जो मतलब टारगेट, अगर उसने जो प्राइस दिया है, जो L1 बिल्डर हमारा होता है उसके विद इन 15% रेंज होता है, तो हमें इसको एक टारगेट प्राइसिंग का वो देना होता है कि भाई तू इस प्राइस को मैच कर ले जितना वो L1 दे रहा है, तो तब देंगे। तो इनको कुछ बहुत सारी फैसिलिटीज सरकार देती है। और एमएससी बिल्डर के लिए हमारे पास सरकार ने बोला था इनको आप 30 डेज या 40 डेज या 15 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर लेना। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज मिलती है एमएसएमईज को, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला, उद्यम जो मैंने बोला इनको रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। उद्यम होता है, ई श्रम कार्ड होता है, एनसीएस होता है, असीम पोर्टल होता है। ये इंटरलिंक किए जाएंगे, मतलब आपको बाहर हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। ये डिफरेंट फैसिलिटीज इनको इन कार्ड से मिलती है। देयर स्कोप विल बी वाइडेंड, और इनका स्कोप बहुत वाइडन किया जाएगा। मतलब एमएसएमई सेक्टर में बहुत सारी की फैसिलिटीज दी जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में इनको क्या मिलता है, फायदा मिलता है। सरकारी कंपनी को बोला जाता है कि इनको ज़्यादा सेल करो आप, ताकि इनको बिजनेस मिले।
और G2C गवर्नमेंट टू कंपनी, बिजनेस टू गवर्नमेंट टू कस्टमर, बिजनेस टू कंप्यूटर, बिजनेस टू बिजनेस। G2C इज गवर्नमेंट टू कस्टमर, B2C इज बिजनेस टू कस्टमर एंड B2T इज बिजनेस टू बिजनेस सर्विस के लिए इनको पोर्टल्स में मतलब क्या करेंगे, काम कर सकते हैं। जैसे देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ जेम, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजॉन है, इस तरह से गवर्नमेंट ने जेम बना दिया। हो सकता है सरकार बोलते हैं कि आप जेम पोर्टल सरकार ने बना दिया, जस्ट लाइक अमेजॉन, आप वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करो और फिर सरकारी कंपनी को बोल रहे हैं कि आप वहाँ से खरीदो। तो इस तरह से लोगों को रोजगार मिलेगा और स्मॉल सेक्टर के जो कंपनीज है इनको फायदा मिलेगा। और लास्ट ईयर आपको पता है कि जब कोविड आ गया था तो MSME सबसे ज़्यादा हिट हो गए थे। वो लोग जो बिजनेस में थे वो सबसे ज़्यादा हिट हो गए। और इंडिया की GDP में MSMEs का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि ग्रॉस छोटी छोटी लेवल्स पे ये क्वांटिटीज़ में ज़्यादा है और मतलब लोग ये बहुत है, कंपनीज ये बहुत है, एंटरप्राइजेज ये बहुत है, बट छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है। बट मेजर प्रोडक्शन जो होती है इन्हीं के थ्रू हो जाती है, या मेजर सर्विसेज जो है इन्हीं के थ्रू मिल जाती है। तो ये बहुत हिट हो गए कोविड के चक्कर में। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स लाई। बैंक्स को बोला आपको घबराने की बात है, MSMEs को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो भी इनका लोन होगा अगर ये नहीं दे पाएंगे हम देंगे। तो बहुत सारी स्कीम लाई। तो आप बोलते हैं कि जो इन्होंने लास्ट लाई थी इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड लाइन गारंटी स्कीम, जो इन्होंने लास्ट बजट में लाई थी, अगर आपने लास्ट बजट देखा होगा तो 130 लाख MSMEs को वो सपोर्ट किया। तो इसी चक्कर में हमने क्या किया, कंसिडरिंग दीज एस्पेक्ट्स द ECLG विल बी एक्सटेंडेड। तो सरकार बोल रही है कि ये जो अभी भी पैंडेमिक थोड़ा थोड़ा चल ही रहा है, तो 2023 तक हम इसको गारंटी को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इस स्कीम को। तो MSMEs को घबराने की बात नहीं है। एंड हम एक्सपेंड करेंगे गारंटी कवर अप टू 50,000 करोड़ टू टोटल कवर 5 लाख करोड़। मतलब लास्ट में इन्हें 4.5 लाख करोड़ दिया था, अभी 5 करोड़। मतलब इससे क्या होगा, इनको जो बैंक्स है वो लोन देंगे, क्योंकि बैंक्स को गारंटीज क्या देगा, सरकार देगी। सरकार बोलेगी आप इनको पब्लिक पुश करो। अगर सरकार बोलेगी, बैंक्स बोलेगी आपके तो प्रॉफिट लॉस हो रहे हैं, तो सरकार बीच में आएगी, बोलेगी आपको घबराए, आप इनको दे दो, देयर लोन्स विल बी गारंटीड बाय अस। तो यहाँ पे डायरेक्टली सरकार का आउटफ्लो तो नहीं जाता है कैश का, बट गारंटीज वो देते हैं। इनकेस वो MSE बिडर नहीं दे पाया तो फिर उस केस में बैंक जो है वो सरकार से लेगा। और इसी तरह से दूसरा था क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, ये भी एक स्कीम था। और तीसरा है रैम, ठीक है ना। अब तीसरी चीज है, ये तो MSME हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फूड प्रोसेस हो गया। अब स्किल डेवलपमेंट, यार लोगों को तैयार करना पड़ेगा। चाइना हमसे कितना आगे है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं उनकी बहुत स्किल सेट है, और हमारे लोग क्या है, बहुत आलसी है। मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम मेरा डाटाबेस स्टूडेंट बेस जो है वो जम्मू कश्मीर से है। आप याद करो मेरे दोस्तों, 15-20 साल पहले अगर आप जाओगे, हमारा जो नाई होता था वो कश्मीरी होता था। मैं यहाँ पे बायसनेस नहीं करता हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। बाल काटने वाला नाई कश्मीरी होता था, मजदूर कसाई कश्मीरी होता था, कारपेंटर कश्मीरी होता था, प्लम्बर, मिस्त्री, ये सब कश्मीरी लोग ही होते थे। बट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, वो लोग हो गए मस्त, बाग को आने लगे पैसे, काम ईमानदारी से किया नहीं, तो बिहार से आके पिचिन कर दिए वहां पे। अब देखो वहां पे हर कोई काम जो है वो एक बिहार से आया हुआ मजदूर करता है, क्योंकि वो मेहनत करता है, उसके पास स्किल्स है। कश्मीरी नाई के पास कितने लोग आप कम जाते हैं, क्योंकि उन्होंने, हालांकि वो बहुत अच्छी कटाई करते थे, बट उन्होंने क्या किया, अपने स्किल को छोड़ दिया, अपनी आने वाली जनरेशन पे ट्रांसफर किया ही नहीं। आज भी हम बोल रहे हैं इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है। आप अगर इकोनॉमी को वो करोगे, कैलकुलेशन करोगे, कितना सारा पैसा कश्मीर से बाहर जाता है। तो कश्मीरी लोग वो चीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों शर्म आती है हमें ये चीज़ करने में। एग्रीकल्चर के लिए भी अब हम बिहारियों से काम कराते हैं। इवन कश्मीर में बोलूँगा डून छाना नहीं, मुझे अखरोट को जो तोड़ते हैं वो इतना टिपिकल काम था, वो भी सीखा इन्होंने। चलो, तो सरकार भी अब फोकस करेगी स्किल डेवलपमेंट पे। अब यहाँ पे वो वाली स्किल तो नहीं सिखाएगी, ओवरऑल स्किल्स, ITI वाईटीआई, ये सारी चीज़ें जो आती है। तो स्किलिंग प्रोग्राम्स एंड पार्टनरशिप विद इंडस्ट्री विल बी रिओरिएंटेड टू प्रमोट कंटिन्यूअस स्किल एवेन्यू, सस्टेनेबिलिटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी। मतलब ऐसे स्किल्स दिए जाएगा कि लोग फिर जॉब ओरिएंटेड बने। मतलब ऑनेस्टली है ना, मतलब हम सारा दोष सरकार को देते हैं, बट वो गलत बात है मेरे दोस्तों। मुझे याद है बहुत सारी स्कीम्स आती है, उड़ान स्कीम जैसे, जिसमें लोगों को, बच्चों को स्किल दिया जाता है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे कश्मीर से जो इधर आते हैं, उड़ान स्कीम में रजिस्ट्रेशन करते हैं, विंटर में 5-5, 6-6 महीने रहते हैं। क्यों? यहाँ पे उनको अच्छा हॉस्टल मिलता है, फिर जाते भाग जाते हैं। उनको यही चीज होता है, एक बच्चे का 2.5-3 लाख रुपया सरकार देती है उस कंपनी को जो वो कराती है, और ये लोग मस्त होते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा स्टाइपेंड मिल रहा है और दिल्ली की गर्मी एंजॉय कर रहे हैं, फिर मार्च में छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ही कसूर है, हम सारा कसूर सरकार को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सरकार बोल रही है स्किल डेवलपमेंट के लिए हम ये चीज करेंगे, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किल एंड लाइवलीहुड। देखो अभी कोविड के चक्कर में ये चीज रियलाइज हो गया कि सारी चीजें ऑफलाइन नहीं हो सकती, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। उसके लिए ऑनलाइन स्किल्स
के लिए इन्होंने ये चीज़ लाया कि ऑनलाइन लैब्स और ये सारी चीज़ें रहेंगी। स्टार्टअप्स विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन एज अ सर्विस, ड्रोन शक्ति, ठीक है ना। तो मतलब इनको कुछ फंडिंग वंडिंग जो भी होगा वो दिया जाएगा। ड्रोन एज अ सर्विस मैंने आपको अभी बोला था किस तरह से वो हेल्प करेंगे। इन सेलेक्ट आईटीआईज इन ऑल स्टेट्स द रिक्वायर्ड कोर्सेज फॉर स्किलिंग विल बी स्टार्टेड, ठीक है। तो आईटीआईज में भी आप देखोगे थोड़ा सा सिलेबस चेंज होगा, उनको ये चीज करें। अब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई एम डूइंग राइटली नाउ एट माई इंडिविजुअल लेवल, आवर चैनल इज डूइंग एट द इंडिविजुअल लेवल। दैट इज द फोकस इज कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो सब लोगों को पहुंचे। जब सब लोगों को एजुकेशन पहुंच जाएगी तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गरीबी खत्म हो जाएगी। किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा क्यों नहीं आगे बढ़ पाता? क्योंकि उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, वो कम्पीट नहीं कर पाता है। तो सरकार को भी अब रियलाइज हुआ कि पैंडेमिक में इनको ये रियलाइज हो गया कि हमें क्वालिटी एजुकेशन लोगों तक पहुंचानी है। इस पर आप में से जो मेरे स्टूडेंट को पता होगा, हमने अपने स्टेट लेवल पे भी इनिशिएटिव्स लेके एलजी साहब तक ये बात पहुंचा दी और उन्हें रिकंसिडर भी किया है, और जो हमने सजेशंस दी थी वो इंशाल्लाह पूरी भी हो जाएंगे। लेट्स सी क्या रहेगा। बट देखिए अब यहाँ बजट में क्या बोला है, ड्यू टू पैंडेमिक इंड्यूस्ड क्लोजर ऑफ स्कूल्स आवर चिल्ड्रन पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, गाँव में ज़्यादातर, क्योंकि सिटीज़ में जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माँ बाप के पास भी पैसे होते हैं, वो लैपटॉप मोबाइल ये सब कुछ इंटरनेट फैसिलिटीज़ होती है, और स्कूल्स में भी ये फैसिलिटीज़ होती है कि वो जल्दी क्या करते हैं, ऑनलाइन इक्विपमेंट करके टीचर को बोलते हैं कि आप ऑनलाइन क्लास लो, तो उनके बराबर क्लास चले। बट हम अनफॉर्चुनेटली जो गाँव में बच्चे रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट और पेरेंट्स के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, मोबाइल जो सब चीज़ के, वो पीछे रह जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स की उनकी फॉर्मल एजुकेशन खो गई, और हमारे बच्चों के, जम्मू कश्मीर के बच्चों के 3 साल हो गए। अगस्त 19 से मेरा अपना भतीजा स्कूल नहीं गया है। वो जुलाई में कुछ एडमिशन किया था और अगस्त तक गया, उसके बाद नहीं गया बेचारा। मतलब यह हंसने वाली बात नहीं है, बट कितना दुख बता दें। तो इस चीज़ में अब सरकार ने बोला फॉर दिस पर्पज 1 क्लास 1 टीवी चैनल, मतलब टीवी पे ये चैनल्स लाएंगे। क्लास 1 के लिए एक चैनल, क्लास 2 के लिए, क्लास 3 के लिए, क्लास 4 के लिए। जैसे होता है ना डीडी कशीर आती थी, डीडी नेशनल आता था 1 पे, 2 पे आता था डीडी न्यूज़, 3 पे आता था डीडी कशीर, जब हम बचपन में टीवी देखते थे। इसी तरह से चैनल 1 पे आएगा क्लास 1 का, चैनल 2, चैनल 3, ऐसे तरह 12 क्लास है तो 12 चैनल्स होंगे सपोज, ठीक है, जितने जितने होंगे, और विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम, अभी ये 12 टीवी चैनल्स थे, अब 2 टीवी चैनल्स, मतलब रीजनल लेवल के आगे। जैसे कश्मीर के लिए मैंने परसों भी अपने एक इंटरव्यू में बोला था, आरएनए कश्मीर के साथ मेरा इंटरव्यू था, वहाँ पे भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि रीजनल लेवल का जब टीचर होता है बच्चे को, तो उसको पढ़ने का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है। तो रीजनल चैनल्स में भी इस चीज़ को कवर किया जाएगा। तो क्लास 1 टू क्लास 12 तक ये टीवी पे लाएंगे। हालांकि हमने एक सजेस्ट किया था स्टेट गवर्नमेंट को कि वो यूट्यूब पे लाए, क्योंकि बट ठीक है, इनकी नज़र बहुत ज़्यादा है। ये भी सोचता है कि बहुत सारे बच्चों के पास मतलब मोबाइल नहीं है, हो सकता है घर में टीवी है, वट एवर, वो हैड गिवन अ सजेशन कि यूट्यूब पे होना चाहिए। और वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज स्किल्स के लिए, टू प्रमोट क्रूशियल क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, है ना। वो दिन चले गए भाई। हम जो, मतलब मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा रिवोल्यूशन अगर लाना है ना, वो एजुकेशन में लाना है। जो अभी घिसी पिटी चल रही है ना, वो ट्रेडिशनल वे एजुकेशन, उसको बंद करना पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग, पहले मेरे दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती थी उसको बोलते थे याचिकेबल, ये काबिल लड़का है, इसके पास बहुत नॉलेज है। आज नॉलेज हर किसी के पास है। टुडे इन टुडे टाइम्स, मैं जैसे वो एक रील भी थी जिसमें बोला था कि हु इज द 19th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो कोई मुश्किल बात है ढूंढना। पहले जिसको याद होता बोलते देखो इसको जनरल नॉलेज सारी याद है। आज के डेट में जनरल नॉलेज याद करना उतनी मुश्किल नहीं है। यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम द गूगल बाबा। व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट आर यू डूइंग विद दिस इंफॉर्मेशन। आपको अभी मैं ये प्लीज, बजट इज, ये वाला बजट इज नॉट लाइक कि आपको बजट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से, आपको मैं आंखें खोलने की कोशिश करता हूँ मेरे दोस्तों। इंफॉर्मेशन सारी है। अब यहाँ पे आता है डाटा एनालिसिस का काम। इस डाटा को हम किस तरह से एनालिसिस करें, वहां से हम क्या रिजल्ट उतर गए। भाई हर कंपनी के शेयर्स का, कंपनीज का डाटा है आपके पास। नो कम्स इन पिक्चर द डाटा एनालिसिस। आप यहाँ से क्या अराइव कर पाते हो कि किस कंपनी के शेयर में लगा देना। बाकी स्टार्टअप जो आज की डेट में वो क्या करते हैं, वो सारी डाटा एनालिसिस में है। सारा डाटा का खेल है आज की डेट में। तो सरकार बोलती है हम क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करेंगे। लोग सोचने पर सोचे भाई, आप अपने इर्द गिर्द में सोचो क्या चीज़ को आप सिंप्लीफाई करोगे। मैं दिखाऊंगा, मेरी एक सीरीज आएगी मेरी दूसरी चैनल पे, फाइनेंशियल लिटरेसी बाय CA लतीफ़ करके मैं चैनल एक ला रहा हूँ। उसमें मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से लोग सोचते हैं बिजनेस के बारे में। आपका नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे जो हर्डल्स आते थे फार्मिंग में, वहाँ पे मैं नहीं किया हूँ फार्मिंग, वैसे बहुत कम किया हूँ जब कभी फंस गया घर में।
तो कैसे वो उसको कैसे आप उसको इसको सिंप्लीफाई करोगे और आप करोड़ों में फंडिंग ले सकते हो। तो 750 वर्चुअल लैब्स लाई जाएगी साइंस में एंड मैथमेटिक्स में। वर्चुअल लैब्स मतलब पता चला कि आप फिजिकल लैब से काम नहीं चलेगा पैंडेमिक की वजह से और बाकी लोगों तक पहुंचना है तो वर्चुअल लैब्स रखी जाएगी। एंड 75 स्किल्स ई लैब्स फॉर सिमुलेटेड लर्निंग, ठीक है ना। सिमुलेशन जो होता है दैट इज ऑल्सो ए टेक्निक सिमुलेशन का, जिसमें वही डाटा एनालिस्ट होता है और आप उसे ट्रेंड और ये सब कुछ कवर कर पाते हो और आपकी कॉस्ट कम होती है। वो चीज़ है विल बी सेटअप इन 2023। आपको ये फिगर्स याद रखने हैं और जो आइडिया है वो आपको समझ आए। और हाई क्वालिटी ई कंटेंट, ठीक है ना, इन ऑल स्कूल विल बी डेवलप्ड फॉर डिलीवरी वाया इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी, रेडियो थ्रू डिजिटल टीचर। जैसे मैं आपका हूँ, मैं भी एक डिजिटल टीचर हूँ, बट आई एम नॉट सरकारी स्पॉन्सर्ड, मैं इंडिविजुअल लेवल पे करता हूँ, ठीक है ना। ऐसी सरकार भी डिजिटल टीचर्स लाएगी। मैंने उसमें भी यही बोला था कि सरकार की तरफ से होगा तो लोगों पे एक ट्रस्ट आएगा, क्योंकि हमें यूट्यूबर्स को कभी गाली भी देते हैं, हालांकि मैं उसमें अल्लाह के फजल से मुझे गालियाँ नहीं पड़ती है उतनी, तो क्योंकि मेरा पाथ क्लियर है, लोगों को जो मेरे रेगुलर्स उनको पता है मेरा पाथ क्या है। अदरवाइज फिर गालियाँ भी पड़ती है, ये पैसों के लिए करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब सरकार की तरफ से होगा तो वो चीज़ नहीं रहेगी लोगों में, ठीक है। डिजिटल यूनिवर्सिटी वो लाएंगे हब स्पोक मॉडल पे with a hub building cutting edge ICT expertise. तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंट्री विल कोलैबोरेट एज ए नेटवर्क ऑफ हब स्पोक्स। तो सरकार भी इनको फंडिंग करेगी और बेस्ट कंटेंट ये इस डिजिटल यूनिवर्सिटी में लाएंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी में आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ मेरे दोस्तों, आपने अभी देखा होगा प्राइवेट सेक्टर में बहुत उडेमी आया है, अपग्रेड आया है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप जॉब वॉब कर रहे हो, अब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करोगे, मैं अगर सोचूंगा मुझे PhD या MBA करूंगा, अब मैं किसी लाइब्रेरी स्कूल में जाऊंगा जिसमें फिजिकल कैंपस है, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकूँगा। तो सरकार डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएगी, तो आप इस यूनिवर्सिटी के थ्रू पढ़ लो, आपको पूरी सर्टिफिकेट मिलेगी, सरकार उसको रिकॉग्नाइज करेगी, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आप स्किल सेट भी हासिल करोगे और अपना जॉब भी चलेगा साइड में। अब हेल्थ में मेरी बात दोस्तों, अब बात आ रही है कि हेल्थ में क्या करेगी सरकार। ये तो एजुकेशन में हो गया, बहुत अच्छा बजट है उस लेवल तक। देखो बजट होना एक बात है, फिर प्रैक्टिकल कितना होगा अलग बात है, ठीक है ना। माई गट फीलिंग इसकी अच्छा है, यू मे एग्री यू मे डिफर, ठीक है ना। अब हेल्थ की बात करेंगे, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है ना। तो इसमें इनका प्लान है, जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे हैं किसी भी पेशेंट का, ये लास्ट टाइम भी आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कब PM ने बोला था कि हर किसी बंदे का एक हेल्थ रिकॉर्ड मिलेगा रहेगा, जिसमें जितने भी उसने टेस्ट किए तो उसी में रहेंगे, ताकि जब भी डॉक्टर के पास जाएगा तो वो उसका हेल्थ रिकॉर्ड चेक करेगा तो सारा चीज़ मिलेगा, आपको बार बार वो टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम रहेगा जिसमें हेल्थ प्रोवाइडर्स की और हेल्थ फैसिलिटी सारी डिजिटलाइज हो जाएगी। आपको यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा, कंसेंट फ्रेमवर्क एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज आपको मिलेगा। और एक और स्कीम जो ला रहे हैं दैट इज नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। आपने देखा होगा कोविड पेंडेमिक की वजह से ऐसा चीज़ हो गया आप तो हॉस्पिटल जा ही नहीं पाए। दूसरा चीज़, बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन आ गया, वही जो बिजनेस थे जो 3-3, 4-4 महीने बंद हो गए, तो उनको एक मेंटल स्ट्रेस आ गया। तो इसके लिए क्या कहेगा, टेली कंसल्टेशन लाएगी सरकार, सरकार के डॉक्टर्स जाएंगे, आप उनसे फ़ोन पे बात टेलीफोनिकली बात करके कंसल्टेशन ले सकते हो और आपका दुख दर्द शेयर करोगे उनके साथ। तो अल्लाह बचाए आप ऐसे किसी को, बट दिस इज हाउ सरकार इज थिंकिंग एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है ना। तो 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस with NIMHANS being the nodal center and International Institute of Information Technology Bangalore providing technical support, ये चीज़ करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मिशन शक्ति, मिशन वत्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं नारी शक्ति मतलब वुमेन, ये थोड़ा सा देख लेना, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर घर नल से जल। थीम लाइन इज लाइक पंच लाइन इज बहुत सही देती है सरकार, हर घर नल से जल। जैसे तब बोला था अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई भ्रष्टाचार, है ना, ऐसे नारेबाजी ये बहुत करते हैं। तो अब बोल रहे हैं हर घर नल से जल। इसमें क्या बोल रहे हैं, अभी ये बोल रहे हैं कि अभी कितने घरों में नल से पानी पहुंच रहा है। आप लोगों को क्या नल से पानी पहुंच रहा है, जो सिटीज में रहते हैं, जो गाँव में जाते हैं ना, तो पहले गाँव में एक नल होता था, फिर सारे लोग उधर जाते थे, नल से पानी लेते थे। कहीं पे गांव में नल भी नहीं होता था तो किसी के कुएं में जाके लेते थे, तो हर घर में नहीं होता था नल, अभी भी नहीं है बहुत सारे लोगों के घरों में वाटर सप्लाई। तो अभी तक बोल रहे हैं 8.7 करोड़ घरों में है और उसमें क्या है, उसमें से 5.5 करोड़ घरों को लास्ट 2 सालों में पानी मिला है। अब बोल रहे हैं हमने 60,000 करोड़ रुपीज और खर्चा एलोकेट किया है टू कवर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड, मतलब
3.8 करोड़ लोगों को 3.8 करोड़ लोगों को क्या दिया जाएगा, घरों को नल के थ्रू पानी। अब इसमें पाइप्स वाइप्स वो सारी चीज़ लगेंगी। पीएचई डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोगों की रिक्रूटमेंट आपने देखा होगा, पीएचई में जेईज की रिक्रूटमेंट, और फिर जाकर नीचे लेवल पे भी हो सकता है रिक्रूटमेंट हो जाएगी पीएचई एम्प्लॉयज़ की। तो इसीलिए लिए होगा क्योंकि उनको भी फिर वहाँ पे वो काम तो करना है ना। हाउसिंग फॉर ऑल, सारे लोगों के अपने घर हो। तो बोल रहे हैं कि 22-23 में 80 लाख हाउसेस बनाएंगे पीएम आवास योजना स्कीम के थ्रू, बहुत अर्बन और रूरल एरिया में, और इसके लिए 48,000 करोड़ खर्चा किया जाए है, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विद 12 करोड़ फॉर रिक्वायर्ड फॉर लैंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड अप्रूवल्स फॉर प्रमोटिंग अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर मिडिल। अभी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर सरकार ने भी पता नहीं कितने करोड़, सॉरी कितने कनाल, 287 या कुछ कनाल्स दे दिए फॉर दिस हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट के लिए। तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के बंदे आ जाएंगे, उनको सरकार ज़मीन देगी, वो बना के देंगे और लोग सरकार उनको बेच देगी, ठीक है। तो दिस इज विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। अब एक और स्कीम है, इसको भी आप याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू ऑफ से। दिस इज प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो आप इसको पीएम डिवाइन स्कीम से याद रखते हो। तो नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि देयर वाज ए कंसेप्ट कि नॉर्थ ईस्ट वाले जैसे जम्मू कश्मीर वाले लोग, कश्मीर के लोग, जो चलता था फ्रीडम मूवमेंट या जो अभी भी है अंदर से जो भी है वट, तो नॉर्थ ईस्ट में भी ये चीज़ था, तो उनको लग रहा था कि वी डिडंट सूट विद इंडिया, तो वहाँ पे वो चीज़ चल रहा था। तो नॉर्थ रीजन को स्पेसिफिक फोकस के लिए साथ ये इन्होंने बोला कि इस साल हम नॉर्थ रीजन में ये स्कीम ला रहे हैं पीएम डिवाइन। तो इसमें क्या होगा, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, वो जो 7 स्टेट्स है, मिजोरम, नागालैंड, आसाम, गुवाहाटी, जो भी सब, गुवाहाटी इज द कैपिटल ऑफ आसाम, आई डोंट नो कैपिटल है क्या है। इट विल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्पिरिट ऑफ पीएम गति शक्ति, ठीक है ना, एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीइंग फैसिलिटेटेड दिस। इसके लिए इनिशियल एलोकेशन जो है 1500 करोड़ विल बी मेड एंड द इनिशियल लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स इज गिवन इन द एनेक्सर ए। तो वो लास्ट में देखेंगे एनेक्सर 1 में क्या है। उसके बाद एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम्स और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स, ये उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको मैं समरी में देखूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीवेयर एनी टाइम एनीवेयर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। तो अभी क्या है, पोस्ट ऑफिस जो है मेरे दोस्तों, अभी पोस्ट ऑफिस में लोग पैसा रखते हैं तो वो पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस में रहता है। तो सरकार बोलती है कि हम क्या करेंगे, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो इंडिया में है, दैट इज 100%, मतलब अभी इंडिया में पोस्ट ऑफिस है 1.5 लाख अराउंड, तो वो कोर बैंकिंग सिस्टम में आएंगे। मतलब आपका अगर पोस्ट ऑफिस में पैसा है तो आप किसी और पोस्ट ऑफिस से निकाल सकते हो, क्योंकि सब कोर बैंकिंग के थ्रू रिलेटेड। जैसे बैंक से आपका जेके बैंक में अकाउंट में, आप कहीं भी एटीएम में जाकर पैसा निकाल, क्योंकि सारे कोर बैंकिंग के साथ इन्वॉल्व है। आप उसी जेके बैंक रीडी में अकाउंट है, उधर ही जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस के बारे में, ये पोस्ट ऑफिस को भी कोर बैंकिंग में आए। तो अगर आप मतलब पोस्ट ऑफिस में पैसा रखते हो तो आपको फिर आप जैसे किसी और डिस्ट्रिक्ट में गए तो आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, वापस अपने पोस्ट ऑफिस में आप दूसरे पोस्ट ऑफिस निकाल सकते हो, क्योंकि उस पोस्ट ऑफिस वाले के पास भी रिकॉर्ड रहेगा कि आपने कितना पैसा है पोस्ट ऑफिस में। तो पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग लाएगी। और डिजिटल बैंकिंग इज आल्सो गोइंग टू बी, अब गवर्नमेंट को लगता है क्रिप्टो जो सब कुछ आएगा और कैशलेस इकोनॉमी में जाना है, तो डिजिटल बैंकिंग के लिए वो क्या करेंगे, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बोला जाएगा, जो अभी हमारे बैंक से इनको बोला गया कि आप डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोलो पूरे कंट्री में। और डिजिटल पेमेंट्स के लिए भी मेरे दोस्तों इकोसिस्टम फॉर डिजिटल बैंकिंग पेमेंट जो है फोकस किया जाए। तो मतलब फिनटेक और ये जो कंपनीज है पेटीएम वेटीएम, इनको प्रमोट किया जाएगा, डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट किया जाएगा टू गो टुवर्ड द कैशलेस इकोनॉमी। तो ये मैंने दूसरा पार्ट इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कर दिया कवर। इसकी जस्ट समरी देखते हैं और फिर हम कल वाली सेक्शन में दूसरा वाला चीज़ करें। तो एग्रीकल्चर में आपको याद रखना है, गंगा रिवर के 5 किलोमीटर कॉरिडोर के अंदर क्या करना है, केमिकल फार्मिंग करेंगे, केमिकल फ्री फार्मिंग करेंगे। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट मिलेट का इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जाएगा 2023। डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज इन पीपीएम मॉडर्न किसान ड्रोन्स इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स। और कैन बेटवा प्रोजेक्ट में 9.1 लाख हेक्टेयर फार्म लैंड के लिए इरिगेशन हो जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर इतने लोगों को, इसके लिए और 5 प्रोजेक्ट और भी सरकार मद्देनजर रख रही है। एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन 200 टीवी चैनल्स रखेंगे क्लास 1 टू क्लास 12। नारा रहेगा 1 क्लास 1 टीवी चैनल। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, वर्चुअल लैब्स एंड स्किलिंग लैब्स बनाई जाएगी ताकि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जाएगा। हाई क्वालिटी कंटेंट थ्रू डिजिटल टीचर्स, ठीक है, जस्ट लाइक सीएल एथिप्स एकेडमी। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। आप इसको यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी चीज में, ड्रोन एज अ सर्विस मैंने आपको बोल दिया क्या कंसेप्ट है, और डिजिटल इकोसिस्टम। हेल्थ में क्या हो जाएगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल बी रोल्ड आउट थ्रू द कंट्री। नेशनल टेली हेल्थ मेंटल प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड फॉर द क्वालिटी कंसेप्ट इंटीग्रेटेड। ये चीज और 2 लाख आंगनवाड़ी सेक्टर टू बी अपग्रेडेड टू सक्षम आंगनवाड़ी। उसके बाद इंक्लूसिव में हर घर नल से जल
3.8 लाख करोड़ हाउस होल्ड्स को इस साल में टारगेट किया जाए। पीएम आवास योजना में 80 लाख हाउसेज को टू बी कंप्लीटेड इन 2023। पीएम डिवाइन नॉर्थ ईस्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैगिंग एंड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, डिजिटल बैंकिंग 100% ऑफ द पोस्ट ऑफिस जितने भी है वो कोर बैंकिंग आगे, डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बना दिए जाएंगे। और एमएसएमई सेक्टर के लिए इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स, एक्सटेंडिंग ई सर्विस विद फोकस ऑन द हॉस्पिटैलिटी एंड रिलेटेड एंटरप्राइज, रिवैम्पिंग बाय सीजीटीएमसी। और ये सारी चीज़ें हैं जो रोल आउट कल हम पढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स।